जय हिंद। देखिए, हम देखते हैं कि बैलिस्टिक मिसाइल को कैसे अमेरिका और इजराइल काउंटर करके मार देते हैं और कैसे इनका थर्ड और पेट्रियट मिसाइल काम कर रहा है। और ईरान अब तक क्यों झुकने का नाम नहीं ले रहा है। ईरान के पास कितने मिसाइल है इसको समझते हैं। देखिए, ये जो रडार आते हैं सब, ये बहुत महंगे रडार होते हैं सब। ये बैलिस्टिक मिसाइल को 5,000 किलोमीटर दूर से ही पकड़ लेते हैं सब। किसी का दाम है 800 करोड़, किसी का 8,000 करोड़, 5,000 करोड़, बहुत महंगे आते हैं सब। ये एक जगह खड़ा करेंगे और ये अलग अलग, मतलब 5,000 किलोमीटर पे आपको बता देगा, 3,500 किलोमीटर पे मिसाइल को रेडी कर देगा, 2,000 किलोमीटर पे वार्निंग दे देगा, 100 किलोमीटर के आसपास इधर रहेगा, मार के मिसाइल मार के गिरा देगा, रास्ते में ही गिरा देगा। तो ये रडार बहुत काम करते हैं सब। और ये रडार कैसे काम करेगा? एक रडार रहेगा, इसके पास कंट्रोल यूनिट रहेगा, ये देखेगा, ये बताएगा कि मेरा जहाज है कि दुश्मन का जहाज है, या मिसाइल आ रही है तो खेत में गिरेगी कि बिल्डिंग पे गिरेगी। अगर खेत में गिरने वाली होगी उसका प्रोजेक्टाइल देख के तो छोड़ देगा। और उसके बाद ये मिसाइल यूनिट को ऑर्डर देगा, मिसाइल यूनिट को ऑर्डर देगा। ईरान ने ना आंखिए फोड़ दिया, इन लोग का रडारे मार के फोड़ दिया। देखिए, इस सारा रडार कोई सस्ता नहीं है। कोई 1,000 करोड़, कोई 2,000 करोड़, कोई 700 करोड़, कोई 1,200 करोड़, कोई 10,000 करोड़, मारा धुआं धुआं कर दिया, आंखें फोड़ दिया। ये तो वही हाल हो गया कि कीड़ा मारने के लिए दवाई लाए हैं, आज दवाइये में कीड़ा पड़ गया। अजब हाल हो गया। ये रडार का काम था दुश्मन को देखना कि कोनो मिसाइल जहाज नहीं आ रहा है, एकरे मार के फोड़ दिया। एगो कान के डॉक्टर के पास थे ना, तो एक कान का डॉक्टर एक मरीज से पूछा कि क्या नाम है, तो मरीज 4 बार बोला कि अपना नाम, तो कान के डॉक्टर को सुनाई नहीं दे रहा था। ऐसा तो ऐसा हाल है कि रडारे मार के फोड़ दिया है वहां पे। ईरान की जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, अलग अलग लेवल की बैलिस्टिक मिसाइल है। उसकी फतह बैलिस्टिक मिसाइल है, और इसका जो शाही ड्रोन है ये बहुत खतरनाक है। और ये बैलिस्टिक मिसाइल अब नए पार्ट को फॉलो कर रहे हैं। ये मिसाइल जब गिरने वाले हो रहे हैं टारगेट पे, तो उसे हम टर्मिनल फेज कहते हैं। टर्मिनल फेज पे ना ये अचानक से रास्ता बदल ले रहे हैं, और रास्ता बदलने के बाद उनकी स्पीड अचानक से, जो नॉर्मल स्पीड आ रही है, अचानक से तेज हो जा रही है। इससे घाटा क्या हो रहा है कि जो मिसाइलों को काउंटर करने के लिए इजराइल और अमेरिका मिसाइल मारते थे सब, तो सपोज कीजिए कि इसकी स्पीड है 1,000 किलोमीटर पर आवर, 1,000 की स्पीड से आ रहा है। अब ये भी काउंटर करने के लिए 1,200 की स्पीड से आएगा, और ये अचानक यहां पहुंचने के बाद 2,000 की स्पीड से हो रहा है। तो कंफ्यूज हो रहा है, जा अब क्या करें यहाँ पे, ये उल्टे गिर जा रहा है दूसरे के शहर पे। तो ये इजराइल ईरान बहुत खतरनाक ढंग से मार रहा है अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों को। बैलिस्टिक मिसाइल कैसे काम करती है? ये पहले अंतरिक्ष में जाती है, उसके बाद दुश्मन देश के ऊपर जब आने लगती है टर्मिनल फेज में, यहाँ बहुत तेज एंट्री करती है और कई भाग में बढ़ जाती है। यहाँ पर ईरान के पास ऐसे बैलिस्टिक मिसाइलों का जखीरा है। ये पूरा अंडरग्राउंड रखे हुए है अपने बैलिस्टिक मिसाइलों को। अब इन बैलिस्टिक मिसाइल में ईंधन कैसे पड़ेगा? तो जो ईंधन है वो सॉलिड ईंधन है, तो जिसमें बारूद रहता है, सॉलिड इंजन। इसको भरने के लिए कोई झमेला नहीं, रखा हुआ है, रेडी टू मूव है। सबसे तेजी से हमला करता है सॉलिड इंजन, जो ईंधन भरा होता है उसको रेडी करने के लिए झमेला नहीं, जैसे दिवाली का रॉकेट वैसे उड़ा देना होता है। और इसको ये क्या किया, अंडरग्राउंड जमीन के नीचे रखा है। अचानक ऊपर से जमीन खुलती है, मार के वो बंद हो जाता है, पता ही नहीं चलता है कहां है। तो दिन के समय वो सॉलिड फ्यूल वाले रॉकेट से मारता है, क्यों? और इस सॉलिड फ्यूल वाले से मारता है। रात के समय वो लिक्विड फ्यूल का यूज करता है। लिक्विड फ्यूल में क्या है ना कि पहले उसमें फ्यूल भरना होता है, फिर उसमें ऑक्सीडाइजर भरना होता है, तो इसमें 2-3 घंटे का टाइम लग जाता है, और उसके बाद उसको मारते हैं। अब इसमें एक समस्या क्या है कि जब हम इसे किसी मोबाइल लॉन्चर से या किसी ट्रक से ले जाके और जगह पे मारेंगे ना, तो इसराइल के पास और अमेरिका के पास एयर सुपीरियरिटी है। वो उसके ड्रोन वगैरह पूरी ईरान के ऊपर घूम रहे हैं, तो ये मार के गिरा देते हैं। इसी बचने के लिए अगर उसने लिक्विड का यूज कर रहा है तो रात में मार रहा है, और दिन में वो सॉलिड फ्यूल से मार रहा है। भयानक लेवल का ले जा रहा है। और इजराइल और अमेरिका के स्टॉक पाइल सभी कम हो रहे हैं, लेकिन ईरान के पास पूरा जखीरा भरा है, चाहे वो ड्रोन हो या उसके पास मिसाइल हो, बैलिस्टिक मिसाइल का पूरा जखीरा भरा है। और प्रतिदिन वो 500 ऐसे ड्रोन और मिसाइल बना रहा है पर डे के हिसाब से। ये सबसे बड़ा खतरनाक बात है। और ईरान के पास सबसे जबरदस्त जो है वो क्लस्टर मिसाइल आ गया है। क्लस्टर मिसाइल क्या होता है? वो सिंगल मिसाइल होता है, लेकिन उसके अंदर छोटे छोटे बम भरे होते हैं। जब ये जाता है क्लस्टर मिसाइल दुश्मन की टेरिटरी में पहुंचता है, तो इसका आउटर केसिंग खुल जाता है और छोटे छोटे भाग में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब ये तुरंत भी फट सकते हैं, 2 दिन बाद भी फट सकते हैं, 2 साल बाद भी फट सकते हैं। ये बहुत खतरनाक होता है। अमेरिका और इजराइल की यही कमजोरी, हम 1 साल पहले भी बोले थे क्लस्टर बम इनकी कमजोरी है, लेकिन इन पर उन्होंने बैन लगा रखा है। लेकिन यह टेक्नोलॉजी रूस और चाइना से लेके ईरान इनके ऊपर हमला कर रहा है क्लस्टर मिसाइल से। इतना ही नहीं, जिस बिल्डिंग में अमेरिका के राजदूत रुके थे सब, जिसके उसके कमांडर रुके थे सब, किस फ्लोर पे रुके थे सब, ये भी जानकारी ईरान के पास थी। और
ठीक उसी फ्लोर पे जाके हमला हुआ है और मरे हैं सब अमेरिका के कमांडर सब। ये सारी जानकारी रूस प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि इससे पहले ही उन लोग के अंदर ये जो कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटी हो चुका था। ईरान ने बहुत सारे ड्रोन दिए थे रूस को, और रूस पिछले 3 साल से इन ड्रोन से, शाही ड्रोनों के कॉपी करके खुद का ही बनाया और यूक्रेन के ऊपर मार रहा है। तो रूस को बहुत अनुभव है कि मिसाइल, इन ड्रोनों की क्या कमजोरी है, इन ड्रोन को सही इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। लेकिन जब दोनों में समझौता हुआ था तो ईरान ने कहा था कि हम ड्रोन जरूर देंगे आपको, बदले में आप हमें क्लस्टर और मिसाइलों की टेक्नोलॉजी के साथ में हमारे ड्रोन का जो यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं उसका डेटा भी दीजिएगा कि कहाँ स्पीड बढ़ाने की जरूरत है, ठंडे मौसम में काम कर रहा है कि नहीं, गर्म मौसम में काम कर रहा है। तो पिछले 3 साल से रूस जो लड़ रहा था उसका पूरा अनुभव, ड्रोन का अनुभव ईरान के पास है। अमेरिका में ट्रंप पगलाया हुआ है व्हाइट हाउस में, इसके लिए दुआ किया जा रहा है, सब दुआ मांग रहा है। ऐसे ट्रंप भाई तुमने ईरान को हल्के में ले लिया, क्योंकि इनकी जो पैट्रियट मिसाइल है जो ड्रोन को मार के गिरा रही है, मिसाइल को मार के गिरा रही है, 36 करोड़ की एक मिसाइल है। और इन मिसाइलों की संख्या भी एकदम कम हो गई है, क्योंकि यही मिसाइल इन्होंने यूक्रेन को दे रखा है पिछले 3 साल से ईरान इजराइल को दे रखा है गाजा से लड़ने के लिए। थर्ड मिसाइल है, इसकी भी संख्या कम हो गई है। और दूसरा कि ये एक साल में 700 मिसाइलें बना सकते हैं ये लोग, 700। यानी सोचिए अगर इसकी संख्या कम हुई और ये युद्ध 1-2 महीना भी घिंच गया तो इनके पास तब वो क्षमता नहीं बचेगी काउंटर अटैक करने का। इसीलिए इसको दुआ मांगा जा रहा है ट्रंप को कि ट्रंप के ऊपर से नजर गुजर उतर जाए। भालू से फूंकवा ले ट्रंप, भालू से फूंकवा ले। हमारे यहाँ भालू से फूंक दिया जाता है, वैसे भी उघारे तुम घूमता है एप्स्टीन फाइल में, भालू उघारे ही फूंकता है। तो आ जाओ यहाँ पे भी उघारे फूंकवा दिया जाएगा भालू से। भालू भाई फूंक देना इसको। हालांकि भारत और रूस के पहले से अच्छे संबंध है और ईरान से भी अच्छे संबंध है। हमने भी बहुत, हमारी कंपनी ने भी शेषनाग ड्रोन बनाया है जो सही ड्रोन से काफी बेहतर है। और हमारा आकाश तीर सिस्टम ये तो बहुत बेहतर एयर डिफेंस सिस्टम है। हमने ऑपरेशन सिंदूर के टाइम देखा था कि एक भी पाकिस्तानी ड्रोन, हालांकि तुर्की ने भी पाकिस्तान को ड्रोन दिया था तो भारत ने उन सारे ड्रोनों को न्यूट्रलाइज कर दिया था। अब देखिए ईरान जो है ना दिन प्रतिदिन एडवांस होते जा रहा है। ये दुनिया का सबसे एडवांस ड्रोन माना जाता है MQ-9 रीपर। ये MQ-9 रीपर जो ड्रोन है दुनिया का सबसे एडवांस ड्रोन माना जाता है। ये घंटों उड़ान बढ़ता है, सर्विलांस करता है, मिसाइल मार देता है। यहाँ पे ईरान ने इन ड्रोनों को भी मार दिया है। मारने के अलावा बाकायदा रडार फोटो भी रिलीज किया है कि देखिए हमने कैसे मार के गिराए हैं। और इसके बाद इसकी टेक्नोलॉजी ईरान अब दे देगा, या तो खुद बनाएगा या फिर रसिया और चाइना को भेज देगा यहाँ पे। और इतना ज्यादा उसी से कॉपी करके ईरान का भी ये हमलावर ड्रोन है। यही हमलावर ड्रोन जो है ये अमेरिकी की नौसेना पे हमला करने के लिए रेडी है। यही कारण है इन्हीं ड्रोनों के बचने के लिए अमेरिकी नौसेना का अब्राहम लिंकन वायुयान जो युद्धपोत है वो ईरान से 300 किलोमीटर दूर खड़ा है। और इसने अटैक करने की भी कोशिश किया था, हालांकि सफल नहीं हो पाया। और इतना ज्यादा ईरान का खौफ है कि ये लोग अपने 3 गो जहाज मार के गिरा दिए रडार पे, कहीं ईरान का नहीं ना, मारो जल्दी मारो, यहां पे मार के गिरा लिए सब। ईरान बचने के लिए क्या किया है, वो हेलीकॉप्टर ये नहीं है, ये गुब्बारा है बड़े साइज का, इसको भर दिया है गुब्बारा को और यहाँ लूनर बर्ग लेंस लगा दिया है। ये लूनर बर्ग लेंस किसी चीज को बहुत बड़ा करके दिखाता है और रडार को कंफ्यूज कर देता है तो ओरिजिनल दिखने लगता है। तो ये जहाज ओरिजिनल दिख रहा था हेलीकॉप्टर, इस पे मिसाइल मार दिया है, करोड़ों का मिसाइल बर्बाद कर दिया। यहाँ इसने अपने फाइटर जहाजों की पेंटिंग बना रखी थी, इसने क्या किया उस पेंटिंग वाले जहाज पे मारा F-35 ले आके मिसाइल और पूरा जहाज उड़ा दिया, F-14 उड़ा दिया। ये सब पेंटिंग रखा हुआ है, चाहे जो भी हो। सोच रहा मारा एकदम सटीक, एकदम बीचे में मारा है, एकदम पेंटिंग है तो क्या हुआ, मारा एकदम बरियारे, एकदम बीचे में है। हालांकि ऐसा नहीं है कि सारे ही चीजें अमेरिका और इजराइल के मिस हो रहे हैं, अमेरिका और इजराइल ने मारा भी है। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर इसके F-14 जो जहाज खुद 1970 के दशक में अमेरिका ने ईरान को दिया था। बाद उस समय अमेरिका और ईरान में दोस्ती थी, बाद में खमैनी के आने के बाद दोस्ती दुश्मनी में बदल गई थी। तो उस समय के ये F-14 जहाज उसके पास थे, उसको मार के इन्होंने गिरा दिया है। इसके अलावा एक बहुत पुराना ईरान का याक जहाज था जो ट्रेनर था, इसको मार के गिराया है इजराइल ने दुनिया के सबसे आधुनिक जहाज F-35 से। मतलब समझिए क्या है, ट्रक से टेम्पू स्कूटर को कचार दिया है। यहाँ पे युद्ध में ये सब चीज नहीं देखी जाती है, जिसके पास हथियार है वही जीतेगा, जिसके पास ताकत है। ईरान ने एक बघेरी एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया था, ये कंटेनर जहाज था, इस पे ड्रोन और हेलीकॉप्टर के लिए गया था, इसको भी मार के डुबा दिया। अमेरिका और इजराइल एयर सुपीरियरिटी पे चल रहे हैं, क्योंकि इजराइल की एयरफोर्स बहुत वीक है, इजराइल का एयर डिफेंस डूब चुका है, तो बहुत ज्यादा बम्बार्डमेंट कर रहे हैं। ईरान के तो पूरी नौसेना को इन लोगों ने, अमेरिका ने पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है, पर्ल हार्बर बना दिया ईरान को। हालांकि ईरान की सबसे बड़ी ताकत उसकी मिसाइल और उसके अलावे उसके पास जो स्टॉक पाइल है सब। ईरान जो था अपने पड़ोसी देशों के ऑयल रिफाइनरी पे बम मार रहा था, अभी
तेहरान में दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल डिपो पर इजराइल और अमेरिका ने स्ट्राइक किया है और वहां लपटे पूरी आग की पूरी ऊपर तक फैल गई है। नालियों में जो नालियों में पेट्रोल बह रहा है ना, उसमें आग पकड़ लिया है, पूरा प्रदूषण हो गया है। अब कोई ठीक नहीं है कि ईरान अपने पेट्रोल का कुआं समुद्र में खोल देगा और पूरा समुद्र प्रदूषित होता है, कह देगा ईरान इजराइल ने तो मारा है, अमेरिका ने मारा है। तो ये भी होगा, इससे बहुत ज्यादा प्रदूषण होगा, पूरी समुद्र मेरीन लाइफ बर्बाद हो जाएगी। वायु प्रदूषण की तो धज्जी उड़ रखा है, पूरी दुनिया में भयानक तबाही आ रहा है। लेकिन हम लोग को दिवालिये से ढेर दिक्कत हो जाएगा। सोचा तो नहीं, दिमाग जरा के रख देता है सब। बताइए, पूरा युद्ध कर रहा है सब, इन सबको पर्यावरण की चिंता नहीं है। दिवाली हम तो मनाएंगे, हम अब ये बता दिए एकदम इजराइल तरह से बम मारेंगे अब दिवाली में, हम पूरा भयंकर 10 लाख पेड़ लगा देंगे उसके बदले में। हम अभी बोले हम 10 लाख पेड़ लगाएंगे, लेकिन विश्व शांति के लिए हम भी दिवाली में भयानक मारेंगे। यहाँ तो अमेरिका वगैरह सबको कुछ पर्यावरण और की चिंता नहीं है। लेकिन समझिए ध्यान से, इजराइल की इसके पीछे चाल क्या है। इजराइल जो है वो ईरान को काउंटर करने के लिए अमेरिकी नौसेना को यहां फंसा दिया है कि मारो तुम, अलग अलग जो अपने सैन्य अड्डा रखे वहां से ईरान को मारो। और इजरायली सेना टैंक लेकर रेडी है लेबनान पर कब्जा करने के लिए। लेबनान पर कब्जा करेगी, सीरिया पे भी आधा कब्जा कर ही लिया, गोलान हाइट वगैरह सब कब्जा कर लिया। क्योंकि इजराइल को ग्रेटर इजराइल बनना है, पूरा लेबनान कब्जा करना है, पूरा सीरिया, आधा इराक करना है, आधा सऊदी अरब कब्जा करेगा, यहां तक कब्जा करेगा। तो ये है ग्रेटर इजराइल। तो इजराइल ग्रेटर इजराइल की ओर बढ़ चुका है। लगभग 10 या 12 अप्रैल से ये लोग हमला करना चालू करेंगे, लेबनान के ऊपर हमला करेंगे। उसका एक रीजन भी, इन्हें ग्रेटर इजराइल बनना है और नेतन्याहू की सरकार बहुमत की सरकार नहीं है, वो बहुत जल्दी उसका गठबंधन टूट के गिर सकता है। इसलिए वो चाहते हैं कि युद्ध में उलझे रहे, कोई सरकार पे सवाल नहीं उठेगा, युद्ध की स्थिति होती है तब। तो ये उनका आगे का है। तो इस पे ना ये बैलेंस बूझ नहीं पाया। इसका एप्स्टीन फाइल में इन नंगटे फोटो रख लिया है, ट्रम्प का नंगटे फोटो रख लिया है एप्स्टीन फाइल में। अभी ट्रम्पा पगला गया है, ए भाई क्यों दिखाइयो मत, पूरा हमारी इज्जत बर्बाद हो जाएगा। तो कहा कि हाफ पैंट वाला दिखा देते हैं, और उन नंगटे वाला रख लिया। अभी जहां जहां इजराइल बोल रहा है वहां वहां बम मार रहा है। इसका लड़ाई ईरान से था ही नहीं और उसको मारे फिर रहा है। और इधर इजराइल जो है वो लेबनान पे कब्जा करने को तैयार है। ये बात अमेरिकी भी समझ रहे हैं, इसलिए अमेरिका के संसद में ही इसका विरोध हो रहा है। अमेरिकी मरीन कमांडो ने पूरा विरोध किया कि क्यों ईरान में जा रहे हो, ये अमेरिका की लड़ाई नहीं है, ये इजराइल की लड़ाई है। तो इसको खींच के ले गया गया, इसका हाथ टूट गया। ईरान का अमेरिका का दोस्त स्पेन भी अमेरिका का साथ छोड़ दिया है। ब्रिटेन भी अपनी एयरवेस यूज करने नहीं दे रहा था, तो बाद में ट्रंप घुसिया गया तो कहा ठीक है भाई, B1 लेंसर जहाज के लिए यूज कर सकते हो। अमेरिका का कहना है, देखिए कितना बदतमीज इंसान है ये। अमेरिका कह रहा है कि खमेनी की तो हत्या मार दिया इसने, कहा कि अब इनका जो उत्तराधिकारी आएगा उसको चुनने का अधिकार अमेरिका को है। बताइए कितना बेशर्मी, माने किसी देश का उत्तराधिकारी अमेरिका चुनेगा। इसको क्या लगता था कि खमेनी को मार देंगे तो ईरान ध्वस्त हो जाएगा, वेनेजुएला समझो ईरान को। ईरान ने ऐसा नहीं करेगा। खमेनी अब इन्हें पहले से पता था कि अमेरिका ऐसा करेगा, इसलिए ये पहले से तैयार बैठे थे। तो खमेनी ने क्या किया था, एक बहुत खतरनाक डिवीजन बनाया था, डिसेंट्रलाइज मोजेक डिफेंस, DMD, डिसेंट्रलाइज मोजेक डिफेंस। जो इन्होंने बनाया था, ये क्या था, इसका था कि ईरान को 31 टुकड़ों में इन्होंने तोड़ दिया था। 31 टुकड़ों में तोड़ दिया और कहा गया कि अगर तेहरान ध्वस्त भी हो जाता है, टॉप लीडरशिप मारी जाती है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, टॉप लीडर, सेनापति मारे जाते हैं, तो उससे कोई मतलब नहीं है। 31 का 31 DMD ब्रिगेड जो है उसके पास अपना मिसाइल है, अपना ड्रोन है, अपने जहाज हैं, अपनी सेना है, वो सब मारेगी 3100। इसलिए ईरान की टॉप लीडरशिप ढह चुकी है। लेकिन जो 31 के 31 जो डिसेंट्रलाइज मोसेक डिफेंस थी, DMD थी, वो अंधाधुन मार रही है। जिसको कुवैत मिल रहा है यहां से कुवैत को मार रहा है, जिसको UAE मिल रहा है वो UAE मार रहा है, कतर मार रहा है, बहरेन मार रहा है, इरिया, तुर्कमेनिस्तान, जहां मन, अजरबैजान, जहां मन वहां मार रहे हैं सब। अब ईरान पगला गया एकदम, जहां मन वहां मार रहा है, क्योंकि टॉप लीडरशिप खत्म हो चुकी है। और DMD को बनाया ही गया था कि अगर टॉप लीडरशिप खत्म हो गई तो तुम लोग अंधाधुन मारना। और इसकी 31 ब्रिगेड तैयार है, ईरान के अंदर बैठी है। ईरान के पास सबसे खतरनाक चीज क्या है, उसके पास छोटे साइज की पनडुब्बी है। ये बहुत बड़ी पनडुब्बी नहीं, इसमें 10-15 आदमी ही अट पाते, बहुत छोटी पनडुब्बी है। लेकिन जो हार्मुज जल संधि है, वहां का उथला पानी है, वहां बड़ी जहाजें नहीं आ सकती हैं और ना ही बड़ी पनडुब्बी आ पाएगी, क्योंकि चट्टान है। ये चट्टानों के पीछे छुप जाएंगे सब, और ये जब अमेरिकी नौसेना पास आएगी तो उसे मारेंगे सब। इसके अलावा ईरान के पास एक मच्छर ब्रिगेड है। अभी मच्छर ब्रिगेड क्या है,
तो छोटे छोटे लेकिन बहुत तेज गति से चलने वाले इसके पास 15,000 से ज्यादा जहाजें हैं, पानी वाली जहाजें, बहुत छोटी है। इसका आकार जो है वो एक बस के आकार का है और उतने ही लंबाई में है, ट्रैक्टर बराबर होगी यहाँ पे। लेकिन इतनी तेज स्पीड है, इतनी तेज स्पीड है कि इसको मारना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और वैसे भी पानी समुद्र में निशाना लगाना बड़ा मुश्किल होता है कि समुद्र ऊपर नीचे हो रहा होता है, जिसपे आपकी जहाज है वो भी डिसबैलेंस हो रही होती है। तो इनका क्या है कि ये लोग उसको एज एक साथ 200-400 छोड़ देंगे और उसपे से ये मिसाइल छोड़ देंगे। अब दुश्मन का जहाज कंफ्यूज हो जाएगा कि भैया इन मिसाइलों को मारे कि इन जहाज को मारे। ये मिसाइल भी गति कर रहा है, जहाज भी मूवमेंट कर रहा है, समुद्र भी मूवमेंट कर रहा है, तो कंफ्यूजन हो जाएगा। कोई ना कोई उस जहाज पे जाके लग जाएगा, अगर नहीं लगा तो ये कामाकाजी होंगे, ले जाके अपने आप को उसमें लड़ा देंगे और ये खत्म हो जाएगा। यही वजह है कि अभी तक न इजराइल न अमेरिका की नेवी आगे आई है इस चीज को खत्म करने के लिए, क्योंकि इनके पास मच्छर ब्रिगेड है। ईरान को तबाह करने के लिए अमेरिका सबसे घटिया और नीच काम करने जा रहा है। वह ईरान के ऊपर के कुर्द लोगों को, कुर्द एक कबीला है वहां पर, उन लोगों को इजराइल और अमेरिका हथियार दे रहे हैं और पैसा दे रहे हैं। और पूरी ये जितनी गाड़ियां हैं, देखिए ट्रक, व्हीकल्स, इम्यूनिशंस, फ्यूल, हथियार, पैसा, इंटेलिजेंस, सीआईए पूरी मदद कर रही है इन लोग की, मोसाद पूरी मदद कर रहा है और इन लोगों को अपने हथियार गोदामों में भरे हथियार को पूरा सप्लाई किया जा रहा है। कि ऊपर कुर्द, इन कुर्द को सीरिया से लाया जा रहा है ईरान के पास, क्योंकि सीरिया में सरकार गिरा दिए हैं सब, ये सब इराक में सरकार गिरा दिए हैं सब, तो अब ये कुर्द कहां चले गए हैं? इराक के कोना पे। अब यहां से पूरे ईरान में ये फैल जाएंगे सब और पूरा आतंक मचा देंगे सब। अभी आपको नया आतंकवाद सुनने को मिलेगा, कुर्दिश टेररिस्ट। अभी बताइए, आतंकवादी गलत है सब, लेकिन आतंकवादियों के हाथ में जो बंदूक है वो बंदूक बनाने वाला अमेरिका गलत नहीं है। आतंकवादी गलत है सब, लेकिन आतंकवादियों के पास से हथियार जो अमेरिका है वो गलत नहीं। अमेरिका का हथियार कैसे चलाया आतंकवादियों के पास? तो नियम ये होना चाहिए कि यदि कोई आतंकवादी पकड़ा जाता है तो वो जिस देश का है उस देश पे भी प्रतिबंध लगना चाहिए और उसके हाथ में जो हथियार है वो जिस देश का बना है वह देश भी प्रतिबंधित होना चाहिए। देखिएगा, सबसे ज्यादा हथियार, 99% हथियार अमेरिका के बने होते हैं हर एक आतंकवादियों के पास, चाहे वो भारत के नक्सलाइट हो, चाहे कश्मीर में इंसर्जेंसी हो, चाहे अजमल कसाबवा हो, चाहे ओसामा बिन लादेन हो, तालिबान हो, आईएसआईएस हो, सबको हथियार यही प्रोवाइड करते हैं। लेकिन इन लोग के ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता है। सोचिए, अमेरिका जहां जा रहा है, ये जो काम कर रहा है, यहां युद्ध के बाद एक आतंकवादी पनपेंगे सब। अमेरिका ने यही तो किया था इराक में, उसने आईएसआईएस आतंकवादियों को पैसा दिया और पूरा जब चला गया तो वहां से आईएसआईएस आ गए सब। रूस को मारने के लिए ओसामा बिन लादेन को ट्रेनिंग दिया, हथियार दिया, उसके बाद अलकायदा तैयार हो गई। तालिबान को किसने तैयार किया? अमेरिका ने तैयार किया। इन सारे आतंकवादियों को हथियार, पैसा, सीआईए की ट्रेनिंग सब किसने दिया था? अमेरिका ने दिया था। अब अमेरिका कुर्दिश को तैयार कर रहा है और इतना ही नहीं, स्टैंडर्ड देखिए, कुर्दिश फोर्सेज, मतलब ये आतंकवादी नहीं, अब ये फोर्स है, मतलब ये अभी सेना है। किस देश की सेना है? किसी देश की नहीं। तो ले भैया, तो हमारे देश के नक्सलाइटों कहेंगे कि फोर्स है भैया, हम भी सन, मतलब इनको सेना। जब ये ईरान पे खत्म कर देंगे तो ये भारत के लिए खतरा बनेंगे सब। अभी ये आतंकवादी, चूंकि अमेरिका दूर है, वहां जाना मुश्किल है, हम लोग के लिए खतरा बनेगा। वर्ल्ड ऑर्डर शिफ्ट हो रहा है। देखिए, 11 मार्च से ईरान क्या करेगा, जितने मिडिल ईस्ट के देश हैं उनके पास पीने का पानी नहीं है, तो उनके पास डीसैलिनेशन प्लांट है। इन डीसैलिनेशन प्लांट के ऊपर ये अपने ड्रोन से हमला करके इसे तबाह करेगा। और अगर यहां पे आतंकवाद जैसी घटना पनपी या फिर मानवता लांघने का काम ईरान ने किया, तो इन ड्रोनों के अंदर कुछ नहीं करना, इसे केवल पारा भर देना है। पारा यानी मरकरी, ये सब हम लोग देखे होंगे थर्मामीटर में होता है, बुखार नापने वाले थर्मामीटर में पारा होता है। अगर ये पारा पानी में मिल गया तो पानी जैसे हम पिएंगे, या वो पानी खेत में जाएगा, पेड़ पौधे उसे सोखेंगे, उससे सब्जी या फल बनेगा, उसे जैसे हम खाएंगे तो वो पारा हमारे ब्लड के थ्रू ब्रेन में चला जाएगा और हमें एक बीमारी हो जाएगी, मिनीमाता बीमारी। जापान में गलती से पारा के रिसाव से बहुत भयानक फैला हुआ था और पूरे शरीर में लकवा मार देता, हिलता ही नहीं, पैरालाइसिस हो जाता, पूरा शरीर, दिमाग काम नहीं करेगा यहाँ पे। तो जो इसने डीसैलिनेशन प्लांट पे मारा है उसमें पारा भर के मारेगा तो बचा हुआ मान के चलिए इधर का डीसैलिनेशन प्लांट उड़ गया तो यहां का पानी सप्लाई बंद होगा, यहां का तो चालू होगा, लेकिन तो पारा मार देगा तो यहां का पिया नहीं बनेगा, तो जो डायरेक्ट गया वो गया, इनडायरेक्ट गया वो भी गया। तो ये बहुत भयानक मारने वाले हैं सब यहाँ पे, और ये लगभग मारना चालू करेगा 11 मार्च से। जितने भी लोग, इनके पास पानी नहीं है, ना कुवैत के पास है, ना अरब के पास है, ना बहरीन, कतर, यूएई, ओमान, इराक, किसी के पास पानी नहीं, मार को तबाह कर देगा। ईरान के पास भी उतना पानी नहीं है, लेकिन वो तो मर रहा है, उसके सुप्रीम लीडर को मार दिया गया
गया तो क्या करेगा? किसी भी देश का, श्रीलंका के राष्ट्रपति को कोई मार देगा तो श्रीलंका का आदमी क्या करेगा? बांग्लादेश के राष्ट्रपति को मार देगा तो क्या करेगा? हमारे भारत के राष्ट्रपति को कोई किडनैप कर दे या मार दे तो क्या करेगा? सब जाना चल चल के बड़ी मार मारेंगे हम लोग। बिहारी सबसे आगे रहता है सब में। दुनिया में किसी को ये पता नहीं है कि युद्ध क्यों हो रहा है, इजराइल क्यों मार रहा है इसको, अमेरिकी नौसेना क्यों मार रही है, किसी को पूछिए क्यों मार रहा है, हमारा नहीं पता है। क्या ईरान के पास एटम बम है? नहीं, एटम बम नहीं है। अमेरिका ने B2 स्पिरिट से 5 महीना पहले बम मार के गिरा दिया था, कहा था कि सारे न्यूक्लियर साइट खत्म कर दिए, तो नहीं है पता। क्या ईरान ने आक्रमण किया है? तो नहीं किया है। क्या किसी तरह का एग्रेशन दिखाया है? नहीं दिखाया है। क्या कोई प्रोवोक किया युद्ध के लिए? नहीं। ये लोग क्या किया है? खुद जाके मिसाइल मारा है, खुद उस पर हमला किया है, उसके ऊपर 14 टन का बम गिरा दिया है, सैंक्शन लगा दिया है, प्रतिबंध लगा दिया, उसका तेल बिकने नहीं दे रहे हैं सर, उसका नोट चलने नहीं दे रहे हैं सर, उसकी करेंसी बर्बाद कर दी है सर। वहां महंगाई इतनी भयानक हो गई है, फिर भी वहां की जनता अभी उतना विद्रोह नहीं की है जितना ये लोग चाह रहे थे। किसी को नहीं पता चल रहा है। यही रीजन है कि खुद इसका अमेरिका का विरोध हो रहा है। रूस ने विरोध किया, खैर रूस और चाइना तो नेचुरल दुश्मन है, लेकिन स्पेन अमेरिका का साथी होते भी विरोध कर रहा है, अमेरिका ब्रिटेन भी विरोध कर रहा है, फ्रांस भी विरोध कर रहा है। सिक्योरिटी काउंसिल में भी जब ये मैटर गया, इवन जब 1945 में यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की गठन हुई थी, इसने कहा था कि हम तृतीय विश्व युद्ध नहीं होने देंगे, तो इसके संविधान को चार्टर्ड कहते हैं। तो इसके संविधान अर्थात चार्टर्ड 2 में लिखा गया है कि कोई देश किसी दूसरे देश की संप्रभुता में हलल मतलब कोई किसी प्रकार का खलल नहीं करेगा, दूसरे देश की संप्रभुता या जमीन नहीं कब्जा करेगा, दूसरे देश पे हमला नहीं करेगा। लेकिन खुलेआम चल रहा है, नियम कानून गरीब देशों के लिए होता है। अमेरिका और वेस्टर्न कंट्री का कहना है कि ईरान अपने आप महिलाओं पर अत्याचार करता है। मतलब वही वेस्टर्न कंट्री जो महिलाओं को नंगे घुमाते हैं सब, वही वेस्टर्न कंट्री जो F-3 फाइल में छोटी छोटी बच्चियों का रेप करते हैं, काट के खा जाते हैं सब। हमारे यहाँ हमें मीडिया, बाप रे बाप, भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा, गृह युद्ध कराएंगे सब मीडिया सब। न्यूज चैनल पे बैठी 20 कन्याओं को कुछ नहीं दिखता है, तबाह कर देंगे सब पूरे घर द्वार को यहाँ पे। इसके हिसाब से, न्यूज चैनल के लोगों के हिसाब से खोमैनी खराब है क्योंकि इन्होंने बहुत अत्याचार किया है। लेकिन ट्रंप के खिलाफ एक बात नहीं निकलेगा इनसे। खोमैनी खराब है, लेकिन भैया ये ट्रंप उघारे नाच रहा है, ये करो तो बोलो, तुमको कोई मतलब नहीं है अपने देश के लिए डिक्टेटरशिप क्या किया उससे मतलब हम लोग को नहीं है। इसका कहना है, देखिए डबल स्टैंडर्ड, इसका कहना है कि खोमैनी ने हिजाब करला दिया, ते बबनी इहो हिजाब लगैलिए सऊदी अरब वाला, इन्हों पे बोलो, इनका पे ना बोलेगा, बोलने का मतलब समझ रहे हैं ना, सेम चीज है। अगर हिजाब पे आपको बोलना ही है तो ईरान के साथ साथ सऊदी अरब को भी लेंगे। सऊदी अरब से तो तेल मिल रहा है, जब तेल बंद होगा, रिश्ते टूटेंगे, तब हमारे अंदर का ज्ञान निकलेगा। इसको ये सबसे दिक्कत है, लेकिन उघारे घूमने से कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये है आजाद मॉडर्न। किसी भी देश का इंटरनल मैटर में वहां समझो भाई ये सऊदी अरब है, अपने यहाँ हिजाब करेगा नहीं करेगा हमसे क्या मतलब है। सऊदी अरब में अभी ये कुछ दिन पहले गाड़ी चलाने का लाइसेंस दिया, हमारे देश में आपकी मर्जी आप कर सकते हैं, आपकी मर्जी आप नहीं कर सकते। लेकिन अभी देश के समय सबसे बड़ी समस्या क्या है, न्यूज चैनल की 20 कन्याओं ने नेशनल पॉलिसी और मीडिया का नैरेटिव दोनों अलग होते जा रहा है। ये किसी भी देश के लिए सबसे घातक होता है। हमारी नेशनल पॉलिसी, अरे भैया सरकार से बोलो ना कि गरिया दे ईरान को, हम लोग भी गरियाने लगेंगे। नेशनल पॉलिसी कहीं और जारी है और पब्लिक का नैरेटिव भी सब कुछ और बैठा रहे। यही होता है किसी भी फेल्ड कंट्री में। क्या होता है, बांग्लादेश में क्या हुआ, नेशनल पॉलिसी कुछ और थी, मीडिया का नैरेटिव कुछ और था। श्रीलंका में क्या हुआ, नेशनल पॉलिसी कुछ और थी, नैरेटिव कुछ और था। पाकिस्तान क्यों फेल्ड हुआ, नेशनल पॉलिटिक्स कुछ और है, संविधान कुछ और कहता, पब्लिक कुछ और करी। तो इन लोगों से थोड़ा बच के रहने की जरूरत है, वरना ये लोग भी भारत को चौपट कर देगा। हमारी नेशनल पॉलिसी है, हमारा सरकार जिसके खिलाफ है हम खिलाफ रहेंगे, तुर्की के खिलाफ है तुर्की के खिलाफ रहेंगे, चाइना के खिलाफ है खिलाफ रहेंगे हम यहाँ पे। लेकिन मीडिया में बैठी 20 कन्याओं को पता नहीं किसने अधिकार दे दिया कि ये लोग आके न नॉलेज न कुछ बकैती चालू कर देते हैं। ईरान, अमेरिका और इजराइल की लड़ाई में भारत की नौसेना के ऊपर एक तरह का बड़ा धर्म संकट हो गया, क्योंकि भारतीय नौसेना ने मिलान एक्सरसाइज में और ईरान को बुलाया था और हमारी ईस्टर्न नेवल कमांड ने ट्वीट किया था ईरान के बारे में, बड़ा अच्छा अच्छा बात किया था, ब्रिगेड ऑफ फ्रेंडशिप वगैरह, इंडियन नेवी को यहां शामिल किया गया था, इस सब के लिए यहां पर। लेकिन जब युद्ध समाप्त हुआ, ये युद्धाभ्यास समाप्त हो गया, तो ये विशाखापट्टनम से लौट रही थी जहाज ईरान के लिए, तब तक रास्ते में युद्ध हो गया। ये शिप जब जैसे इंडियन ओशियन को पार, बंगाल की खाड़ी को पार करती है और श्रीलंका के बाहर रहती है, तब इसे यहां रुक कर श्रीलंका से अंदर आने की अनुमति मांगती है डॉक करने के लिए। तब तक यहीं पर एक अमेरिकी
पनडुब्बी ने अमेरिकी पनडुब्बिनी से मार के डुबा दिया। अमेरिका का कहना ये जाके हमला करता हमारे ऊपर, इसके पे कोई हथियार नहीं है। नियम होता है कि कोई भी युद्ध अभ्यास के लिए आया तो उस पर हथियार नहीं होगा, तो हथियार नहीं हो गया, यहां डुबा गया। ये भारत को ह्यूमिलिएट करने के लिए कि आपके तट के पास हमने डुबाया है, और भारतीय नौसेना के पास इसका डिस्ट्रेस सिग्नल पहुंचा गया। तो भारतीय नौसेना से पहले श्रीलंका की नौसेना पहुंची जब देना जहाज डूबा था। तो ये भारत को अमेरिका हमेशा ह्यूमिलिएट करता है, हमेशा कुछ ना कुछ बोलता है। क्यों, समझिए ध्यान से। क्योंकि 2016 में मोदी जी कहे थे कि हमारा प्रायोरिटी है हिंद महासागर, सोमालिया में भी अगर कुछ घुसपैठ होगा तो हम जाके बचाएंगे, हमारी प्रायोरिटी है हिंद महासागर। जयशंकर साहब कहते हैं दुनिया का एकमात्र महासागर हिंद महासागर जो किसी देश के ऊपर है, हिंद महासागर है। हम लोग ये कहते हैं कि हम लोग गार्डियन ऑफ द सी है, ये पूरा हिंद महासागर के हम गार्डियन है, पूरा हिंद महासागर। तो भैया तो इसी के अंदर ये आता है। यहाँ पर श्रीलंका ने कहा कि हम लोग ह्यूमैनिटी के साथ हैं यहाँ पर, और श्रीलंका ने इसे बचाया था, वहां के लोगों को डिस्ट्रेस सिग्नल जब आया था, हमारा नहीं। अब आप सोचिए कि हिंद महासागर में अगर कोई जहाज डूब रहा है तो रेड क्रॉस और इंटरनेशनल रूल है कि अगर कोई जहाज युद्ध में डूब रहा है या कोई सैनिक घायल है तो उसे कोई भी देश बचाएगा। तो अब बताइए हिंद महासागर में श्रीलंका पहले पहुंच रहा है हम लोग से। अच्छा, अगर श्रीलंका है तो हमने ही तो बोला है कि ये गार्डियन ऑफ द सी हम लोग हैं, ये प्रभाव दिखाता है। हमें नहीं मतलब है कि उसके बचाने से होगा या कुछ होगा। हम कहां पंचायती जाते हैं, जहां हमारा प्रभाव है। तो पंचायती हम वही कर सकते हैं कि हमारा प्रभाव जहां है, तो ये प्रभाव को दिखाता है। 1971 याद कीजिए, 1971 में अमेरिका का 7वां बेड़ा आया था, हम लोगों ने कोई वैल्यू नहीं किया था, हमारे ऊपर परमाणु बम मारने आया था। तो ये चीजें थोड़ी सी खराब हो जाती हैं। हालांकि विदेश नीति में बड़ा नाजुक चीज होता है दोनों ओर से बैलेंस बना के चलना, कि इजराइल अमेरिका, क्योंकि ये दोनों बड़ा, अमेरिका बदतमीज देश है। आप अगर मानवता के नाम पे हम बचाने जाएंगे ससुरा पाकिस्तान को हथियार देगा, तो हम लोग बड़ा नाजुक दौर पे चल रहे हैं। लेकिन हम क्या सोचते हैं, इससे ज्यादा इंटरनेशनल रिलेशन में मायने रखता है बाकी देश हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं। जैसे हम छोटा सा बात बताते हैं कि खालिदा जिया बांग्लादेश में इनकी मृत्यु हो गई, स्वाभाविक मौत से मरी, कोई ने मारा नहीं। ये भारत के खिलाफ रहती है। शेख हसीना भारत के साथ, ये भारत के पूरा खिलाफ रहती है। इसकी मृत्यु पर पीएम मोदी ने शोक बताया। जबकि ईरान हमारा मित्र है, वहां 165 लड़कियों की मृत्यु हो गई बम मार के। वह अमेरिका जिसका पिन पॉइंट एक्यूरेसी होता है, जहां चाहेगा मिसाइल वहीं मारेगा, तो फिर स्कूल पे कैसे मिसाइल मार दिया। और इस पर अभी तक किसी तरह का ऑफिशियल शोक प्रकट नहीं किया गया। जबकि ट्रंप की खुद की भतीजी ने, मैरी ट्रंप नाम है, उसने कहा कि दुनिया का कोई इसे जस्टिफाई कर सकता है, नहीं कर सकता है। तो ये विदेश नीति में हम लोग को बड़ा बैलेंस बनाने का मतलब ये नहीं कि हम एक ओर से एक ओर सट जाए फिर भी बैलेंस ना। ये तो एक मानवता वाला चीज होता है। और ये कौन सी दोस्ती हो गई अमेरिका से कि अमेरिका की दोस्ती की वजह से हम किसी के निधन पे भी शोक न व्यक्त कर सके। ये तो भारत की संस्कृति। ये लोग कहते हैं कि दुश्मन की भी मृत्यु पे हम लोग को शोक व्यक्त कर देना चाहिए, और ये दुश्मनी तो थी। हम लोग क्या है, तुर्की को तो भर भर के मदद दिए थे लोग, हमारा दुश्मनी तो है तुर्की। वहां पे जब भूकंप आया था, एहसान फरामोश सब भूल गया भारत की, आज भी भारत के खिलाफ रहता है तुर्की। यहां आप देखिएगा ईरान की नौसेना का, वो बार बार एक शब्द पूछ रहा है, अ गेस्ट ऑफ इंडियन नेवी, वी आर द गेस्ट ऑफ इंडियन नेवी। जो जहाज को मार के डुबाया गया जिसमें हथियार नहीं था। तो उस ससुरा दोस्ती के चक्कर में ना बड़ा उटपटांग काम करता है। अमेरिका देखिए बार बार भारत को कैसे नीचा दिखा रहा है। अमेरिका का ये ससुरा है, वहां का डिप्टी सेक्रेटरी ये कह रहा है दिल्ली में बैठ के कह रहा है कि हम इंडिया को चाइना की तरह मौका नहीं देंगे आगे बढ़ने का, कि अमेरिका का कंपटीटर बन सके। ई ससुरा तुम मौका दोगे चोट्टा कहीं का, हमको मौका नहीं। दिल्ली में बैठ के बोल रहा है। हमारी मीडिया इससे सवाल नहीं पूछी, रोक के पूछना चाहिए ससुरा, तो दिल्ली से चल कैसे जाएगा, तुम्हारे भरोसे हम लोग बैठे हैं। हमारे यहाँ ई बोलती है कि प्रधान, देखिए मोदी है जो ओपन हिज लेग फॉर इजराइल, मोदी ने इजराइल के लिए टांग खोल दिया। ई ससुर ई का जने कौन है, ये अमेरिका की पत्रकार है। आई अमेरिका का देखिए यहाँ पे ट्रेजरी डिपार्टमेंट है, छोटा डिपार्टमेंट है ट्रेजरी डिपार्टमेंट, वो कह रहा है कि हमने इंडिया को अलाउ किया 30 दिन के लिए तेल खरीदने के लिए, अलाउ किया 30 दिन के लिए। हमारे पेट्रोलियम मंत्री जयदीप पुरी साहब यहाँ पे 9 फरवरी को बोलते हैं कि 74 दिन का तेल है हमारे पास, 74 दिन का। 20 दिन के बाद 3 मार्च को कहते हैं कि 25 दिन का तेल है। ये भैया अब ये 74 दिन का था, अब ये 25 दिन का था। ये क्या हो रहा है, हम लोग किसकी बात माने, इस संसद में खड़ा बात माने कि एएनआई की रिपोर्टिंग की बात माने। दोनों में से बड़ा कंफ्यूजन की स्थिति हो गई है यहाँ पे। अमेरिका पे कभी भरोसा नहीं, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे अमेरिका ने ठगा नहीं। बार बार अमेरिका इंडिया को क्या बोला, डेड इकोनॉमी, डेड इकोनॉमी, बाकायदा ही ट्रंपा ट्वीट किया है डेड इकोनॉमी है। जब यहाँ पर उसने डी बोर्डिंग पॉलिसी लाया था,
जेल में हथकड़ी लगा लगा के भारतीयों को इसने डिबोट किया था। यहाँ पर H1B वीजा का रेट बढ़ा दिया, किसी को भारतीयों को घुसने नहीं दिया और कहा कि भारतीय इंजीनियरों के बदले अमेरिकी इंजीनियरों को रखे। अमेरिका कभी भारत का नहीं हो सकता है। यहाँ पे समझिएगा, दोस्ती और बॉस में अंतर होता है। हमारा दोस्त पुतिन भी है, ईरान, इजराइल, सॉरी रशिया है। रशिया कभी बोला कि जापान से मत खरीदो, चाइना से मत खरीदो, अमेरिका से मत खरीदो। दोस्ती का मतलब क्या होता है? भाई हम अपना काम करेंगे, आप अपना काम कीजिए। ईरान भी हमारा दोस्त है। दोस्ती का मतलब क्या होता है कि हम अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम कीजिए। ये सोच रहा दोस्ती के नाम पे बॉस बनने लगते हैं सब। हमसे तेल खरीदो, ईरान से मत खरीदो। हम ईरान से तेल नहीं खरीदते हैं जबकि सस्ता पड़ता है। हमसे तेल खरीदो, रूस से मत खरीदो, रूस से हमें सस्ता पड़ता है। ये दोस्त बन रहे हो कि दोस्त की आड़ में बॉस बन रहे हो? तो किसी भी देश को हम कहते हैं भारत से खिलवाड़ करने की औकात नहीं होनी चाहिए। किसी को इतना छूट नहीं देना चाहिए। दोस्ती हो दोस्ती की तरह, हर चीज की एक चीज लिमिट है। सम डिस्टेंस इज गुड फॉर हेल्दी रिलेशन। तो कुछ डिस्टेंस मेंटेन करने की जरूरत है। भारत को एकदम में पहले समझ गया और भारत को अपने आत्मनिर्भर होने की जरूरत है। नहीं तो ये दोस्ती की आड़ में बॉस वाला काम करने लगेंगे सब, जिस वजह से दिक्कत है। कहीं ना कहीं हमें तो ऐसा लगता है कि सरकार अपने जगह पे ठीक काम कर रही है, लेकिन हर सरकार के लिए कुछ अधिकारी काम करते हैं, ब्यूरोक्रेट्स बोलते हैं, डिप्लोमेट्स एंड ब्यूरोक्रेट्स। ये लोग बहुत ज्यादा काम करते हैं, यही सलाह देते हैं प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को, रक्षा मंत्री को। ये सब कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि कहीं अमेरिका या इजराइल के प्रभाव में, क्योंकि इन लोगों को प्रभाव में लेना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये सब जमीनी नेता है, सब प्रभाव में नहीं आएंगे। लेकिन इन लोग को अधिकारी जो है सब, इन लोग का कोई ठीक नहीं है। 100 करोड़ तुम लो, 50 करोड़ तुम लो। अमेरिका को तो कुछ जाता नहीं, उन सबके पास पैसा है। ऐसा भी हो सकता है कि भारत के टॉप लीडरशिप के आड़ में ये लोग नीचे के पूरा पाया घसका दिए हों कि हमारे हिसाब से बोलो, ऐसा करो, ऐसा नहीं करो। इसकी भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा भारत में हो चुका है रविंद्र सिंह के साथ। वो सीआई रॉ में रहते हुए सीआईए के लिए काम कर रहे थे, तो इसका भी काउंटर अटैक होना चाहिए। और हनी ट्रैप में बहुत सारे अधिकारी अपने फंस रहे हैं, चाहे वो सेना का हो, डीआरडीओ का हो, इसरो का साइंटिस्ट हनी ट्रैप में फंस जाता है। एक सुंदर लड़की उसको मैसेज करने लगती है, ये वो, उसके प्रेम में फंसाएगी, सारा डेटा निकाल लेगी। तो इसमें भी काम करने की जरूरत है भारत सरकार को। हालांकि बहुत सारी चीजें बैलेंस बना के चल रही है। भारत हमेशा से न्यूट्रल रहने की कोशिश करता है, लेकिन अमेरिका ही इतना बदतमीज है कि क्या कीजिएगा। अभी ईरान का एक और जहाज, लावन जहाज था, उसे भारत ने अपने यहां डॉक करने का मौका दिया। और एक बुसर जहाज था, उसे श्रीलंका ने अपने यहां डॉक करने का मौका दिया। ईरान ने भारत का धन्यवाद व्यक्त किया है कि भारत इस मुसीबत की खड़ी में ईरान के साथ है और हम पूरी दुनिया के साथ है। हमारे शास्त्रों में पढ़ाया गया है वसुधैव कुटुंबकम। हम लोग वो देश हैं जहां हमारी संस्कृति है वसुधैव कुटुंबकम की। दुनिया में हम युद्ध नहीं चाहते थे, दुनिया ने युद्ध दिया, हमने दुनिया को बुद्ध दिया था। हमसे क्या करेंगे? लेकिन ऐसा बवंडरे लेके रहता है सब कि क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ। लेकिन इसी बीच अच्छी खबर यह है कि हमने कनाडा के साथ 10 साल का डील कर लिया है यूरेनियम के लिए। यूरेनियम कनाडा से हम लेंगे। कनाडा में ट्रूडो की सरकार गिरने के बाद भारत और कनाडा की से रिश्ते अच्छे बने हैं। तो याद रखिए कि ईरान, यही 1 साल पहले कनाडा में जब ट्रूडो थे तो कनाडा से हमारा रिश्ता कितना खराब हो गया था। G20 के समिट में भी आया था तो हमारे यहाँ डिनर पे नहीं आया था। तो इंटरनेशनल रिलेशन में देश सर्वोपरि होना चाहिए। रिश्ते बनते हैं, बिगड़ते हैं, कब आएगा कौन जाएगा इससे महत्व नहीं होता है, लेकिन आत्मनिर्भरता बहुत जरूरी है। भारत के ऊपर ये सब बिना मतलब का दबाव बना रहे हैं सब। जरूर बहुत जल्दी भारत भी इससे उभर जाएगा, हमें भी बड़ा उम्मीद है। हालांकि यूरेनियम को हम लोग येलो केक कहते हैं, दुनिया का सबसे महंगा पदार्थ है। दुनिया का सबसे महंगा क्यों है? क्योंकि 1 केजी यूरेनियम 235 से 238 नहीं, 238 कोनो काम का नहीं है, 235 यूरेनियम 235 1 केजी में 27 लाख केजी कोयला का ताकत होता है। यानी 27 लाख केजी कोयला जलाइए और 1 केजी यूरेनियम जलाइए, सेम एनर्जी मिलेगा। 27 लाख इतना है। तो इसीलिए यूरेनियम दुनिया का सबसे महंगा पदार्थ है। हम लोग ने कनाडा के साथ इसका डील कर लिया है। जो बैचेज हैं आपके, ज्योग्राफी हो गया, वर्ल्ड मैप हो गया, फिजिक्स हो गया, सब 7 अप्रैल, 9 अप्रैल, 14 अप्रैल। बिना मैप पढ़े तो आपको जीएस बुझाने वाला नहीं है, वरना मैप में अमेरिका की तरह, फिलीपीन की तरह, फिलिस्तीन की तरह पगलाते रहेंगे। तो ये सारे बैचेज आप लोग को बता दिए। इन्फॉर्मेशन, बिहार दरोगा का भी बैचेज, यूपीएससी बोरिंग रोड और मुसल्लापुर रोड, और ऑनलाइन वाले बैच में भी यूपीएससी स्टार्ट हो गया। बहुत जल्दी आपको जो अपने क्लास से यूपीएससी में सेलेक्ट हुए उन लोग से आपको मिलवाते हैं। और सबसे जरूरी नीट जेई वाले बच्चे, नीट वाले बच्चे और जेई वाले बच्चे, इस बार और बेहतर रिजल्ट देना है, चाहे आप 12th में, 11th में हो, 12th में हो या ड्रॉपर हो। नीट जेई 11, 12 और ड्रॉपर वाले बैच, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, सारे बैच अब स्टार्ट हो गए हैं आप लोग के लिए। आप लोग इस पे भी आप अपने हिसाब से, अपने जरूरत के हिसाब से इनरोल हो जाएंगे। आई होप आपको सब टॉपिक समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक में हम बता देंगे कि कौन कौन से हथियार इजराइल, अमेरिका और ईरान युद्ध में यूज कर रहे हैं और कैसे, कौन कौन से हथियार कितने ज्यादा खतरनाक है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।